और ईरान के चक्रव्यूह से अमेरिका अब तक बाहर नहीं निकला है, लेकिन ट्रंप ने अपने अगले टारगेट को सार्वजनिक कर दिया। ट्रंप का अगला टारगेट है ग्रीनलैंड। अब यूरोप के मोर्चे पर ट्रंप के इस ऐलान से खलबली मच गई, लेकिन ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान से महाशक्ति के समीकरण ही बदल जाएंगे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कि जनवरी 2029 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले हर हाल में ग्रीनलैंड अमेरिका के कब्जे में होगा, क्योंकि यूरोपीय देश पहले ही साफ कर चुके हैं वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क के साथ खड़े हैं। उनका ट्रुथ सोशल पोस्ट, ये पोस्ट एक एआई पोस्टर जिसमें सांकेतिक रूप से ट्रंप के हाथ में ग्रीनलैंड और इस पोस्टर का कैप्शन है हेलो ग्रीनलैंड। अब यूरोपीय देश जानते हैं कि ट्रंप अपनी धमकी से पीछे हटने वाले नहीं और ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क की अखंडता पर हमला कर सकते हैं, जिससे नाटो का अस्तित्व और आर्टिकल 5 खतरे में पड़ जाए। और दक्षिण कोरिया से आई रिपोर्ट्स में दावा है कि उत्तर कोरिया की परमाणु परीक्षण साइट पुंगे री के आसपास रहने वाले लोगों के डीएनए में म्यूटेशन पाया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पुंगे री इलाके और उसके आसपास की नदियां भी दूषित हैं। उत्तर कोरिया इस इलाके में 6 बार न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है। दावा है कि अब पहाड़ों से निकला पानी लोगों को संक्रमित कर रहा है। दक्षिण कोरिया में नॉर्थ कोरियाई लोगों की जांच की गई। 59 में से 26 लोगों के क्रोमोसोम में असामान्यताएं मिली। जांच में शामिल लोग पोंगे री के इलाके से आए हुए हैं। उत्तर कोरिया ने साल 2006 से 2017 के बीच 6 परमाणु परीक्षण किए। सितंबर 2017 में किया गया छठा परीक्षण एक हाइड्रोजन बम का था। शक्तिशाली धमाके से पहाड़ के भीतर कई जगहों पर दरारें आ गई थी। तो ईरान पर हमले से अमेरिका का आखिरी वक्त पर यू टर्न सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सत्ता के खेल का नया अध्याय है। क्या ट्रंप ये सिर्फ एक कूटनीतिक चाल के तौर पर चल रहे हैं या फिर पेंटागन की किसी बहुत बड़ी और खतरनाक खामोशी का इशारा है? भले ही अभी हमले टल गए हों, लेकिन खाड़ी के आसमान में मंडराते अमेरिकी बॉम्बर्स और इजराइल की तरफ जाते फ्यूल टैंकर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा ये माइंड गेम अब किसी भी वक्त एक भीषण विध्वंस में बदल सकता है, जिस पर पूरी दुनिया में कोहराम मच सकता है। इसकी पहली वजह मानी जा रही है अरब देशों पर हमले का डर। दूसरी वजह मानी जा रही है अरब देशों के तेल नेटवर्क ध्वस्त होने का खौफ। तीसरी वजह मानी जा रही है इजराइल पर ईरान के हमले का भय। चौथी वजह मानी जा रही है अरब देशों का अमेरिका पर दबाव। और पांचवी वजह मानी जा रही है अमेरिका के पास लंबे युद्ध के लिए हथियारों का अभाव। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है ईरान पर हमले रोकने का फैसला आखिरी वक्त पर लिया गया। इसका भरोसा अरब देशों की तरफ से दिया गया कि ईरान शांति प्रस्ताव की शर्तें मानने पर सहमत है और सबसे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला ईरान पर होता। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि अरब देशों की तेल पाइपलाइन टूटने का डर था। ऐसा इसलिए किया गया। पहले नंबर पर ईस्ट वेस्ट तेल पाइपलाइन थी, जो सऊदी अरब के अबकैक से लाल सागर से लगते यानबू पोर्ट तक जाती है। इससे रोजाना 50 लाख बैरल तेल सप्लाई होता है। इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। यह अरब की सबसे लंबी पाइपलाइन कही जाती है, जहां ईरान हमला कर सकता था। दूसरे नंबर पर अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, जिससे हॉर्मुज़ बंद होने के बाद तेल सप्लाई किया जा रहा है, जो यूएई के हबशान ऑयल फील्ड से ओमान की खाड़ी के पास पड़ने वाले फुजैरा पोर्ट तक जाती है, जिससे रोजाना 15 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई होता है। इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। इस पर ईरान मिसाइल हमला करके इसे तोड़ने की कोशिश में था। इससे आगे बसरा तेल पाइपलाइन सिस्टम है, जो इराक की बड़ी पाइपलाइन है। ये इराक के रुमैला से वेस्ट कुर्ना ऑयल फील्ड तक पहुंचती है, जिससे रोजाना 35 लाख बैरल तेल सप्लाई होता है। इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। इस पर हमला करके इराक को बड़ा आर्थिक नुकसान ईरान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद सित्रा तेल पाइपलाइन भी ईरान के टारगेट पर थी, जो सऊदी अरब के अबकैक ऑयल फील्ड से बहरीन के सित्रा तक जाती है। इससे रोजाना 3.5 लाख बैरल तेल सप्लाई होता है। इसकी लंबाई 118 किलोमीटर है। इस पर भी ईरान हमला करके ऑयल नेटवर्क तोड़ना चाहता है। और अमेरिका लगातार ईरान के अहम ठिकानों पर निगरानी रख रहा है। ईरान का दिल कहे जाने वाले खोजिस्तान भी टारगेट पर है। यहाँ सबसे ज्यादा तेल प्रोडक्शन होता है। यहाँ आवाज ऑयल फील्ड है, जिसकी क्षमता 8 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसके बाद मरून ऑयल फील्ड भी टारगेट पर है। इसकी क्षमता 5.2 लाख बैरल प्रतिदिन है। आबादान ऑयल फील्ड भी यहीं पर है, जहां रोजाना 4 लाख बैरल प्रतिदिन निकाला जाता है। आगाजाई ऑयल फील्ड की क्षमता 1.8 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसके पास ही कुपाल ऑयल फील्ड है, जहां रोजाना 93,000 बैरल तेल निकाला जाता है।
ये सभी खर्ग आइलैंड से जुड़े हैं, जहां इनसे निकाला तेल पाइपलाइन के जरिए स्टोर किया जाता है, इसलिए खर्ग भी टारगेट पर है। और डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो जंग टाल रहे हैं, लेकिन मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को ऐसे चक्रव्यूह में घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जिसकी कल्पना भी पेंटागन ने नहीं की होगी। ईरान की सेना आधिकारिक तौर पर वॉर टाइम मोड में आ चुकी है और मुस्तफा के सलाहकार ने साफ शब्दों में ललकारा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे को छुआ तो 250 सालों से टिका अमेरिकी वर्चस्व इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। एक तरफ सीज फायर की आड़ में ईरान ने अरब से लेकर यूरोप तक तबाही का खौफनाक नेटवर्क एक्टिव कर दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अहवाज से लेकर खलखाल तक अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम पहाड़ों में छिपा दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध विराम का इस्तेमाल ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एकजुट करने के लिए किया है। अमेरिका के लिए इस जंग को ज्यादा लंबा, ज्यादा महंगा और ज्यादा मुश्किल बनाने की रणनीति तैयार की गई। कुद्स फोर्स के जनरलों ने हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों और इराक के शिया लड़ाकों के साथ खुफिया मीटिंग्स की। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में अब सीधे आईआरजीसी कमांडरों को तैनात कर दिया गया है ताकि तेहरान का इस नेटवर्क पर सीधा नियंत्रण रहे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका को घेरने का एक नया चक्रव्यूह रचा है। इस नक्शे के जरिए समझिए कि मुस्तफा खामनेई का यह खौफनाक नेटवर्क कहां-कहां फैल चुका है। हिजबुल्लाह की गवर्निंग काउंसिल में आईआरजीसी कमांडरों की सीधी तैनाती करके लेबनान फ्रंट को एक्टिव किया है। यमन से लाल सागर के कमर्शियल शिप्स और सऊदी अरब के रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी है। इराक के शिया लड़ाकों को अमेरिकी सैन्य अड्डों और जॉर्डन सीमा पर हलचल बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पश्चिम एशिया से निकलकर ईरान ने स्वीडन के कुख्यात गैंग के जरिए यूरोप में शैडो वॉर का नया केंद्र बनाया है। स्वीडन को आईआरजीसी और फॉक्सट्रॉट गैंग के मुख्य ऑपरेटिंग हब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वीडन की सीमा से सटे नॉर्वे में गुप्त ठिकानों और स्लीपर सेल्स का जाल बिछाया है। डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और यहां तक कि ब्रिटेन में भी अस्थिरता फैलने के लिए आईआरजीसी के इशारे पर काम जारी। बीबीसी की जांच में दावा किया गया कि स्वीडन के कुख्यात फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का इस्तेमाल ईरान से जुड़े अभियानों में किया गया। यह नेटवर्क नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, बेल्जियम और ब्रिटेन तक फैला हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग तस्करी और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में शामिल इस नेटवर्क के जरिए आईआरजीसी ने यूरोप में सीक्रेट ऑपरेशन की रणनीति तैयार की। इसी आशंका के बीच अरब और यूरोप के देशों की बेचैनी भी बढ़ गई। जॉर्डन ने इराक को साफ संदेश भेजा है कि अगर ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया ने जॉर्डन पर हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। यानी अब केवल ईरान और अमेरिका तक ही युद्ध सीमित नहीं रहेगा, उसके दायरे में पड़ोसी देश भी खुद को शामिल मानकर तैयारी कर रहे हैं। आईआरजीसी और ईरान की सेना ने तमाम संसाधनों को एक जगह रखने की बजाय पूरे देश के अलग अलग जगहों पर फैलाना शुरू कर दिया है। 92वीं आर्मर्ड ब्रिगेड के भारी टैंक अहवाज अबादान हाईवे से होते हुए दूसरे मोर्चों की ओर रवाना किए गए। अबादान में हमले के खतरे को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में बख्तरबंद वाहनों की नई तैनाती की गई है। देश फुल के वहदती एयरबेस को पूरी तरह खाली कराकर सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला गया है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम बंदर अब्बास के शाहिद रजई पोर्ट को खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उर्मिया में अल मेहदी गैरिसन के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को खाली कराकर मिसाइलों को रीलोकेट किया गया है। तेहरान, शिराज और किरमानशाह में आईआरजीसी और सैन्य ठिकानों के प्रमुख हथियार और उपकरण गुप्त और वैकल्पिक ठिकानों पर भेजे गए। नैशापुर में सुरक्षा बलों और पुलिस को नए ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। खलखाल के पहाड़ी इलाकों में दुश्मन के एयर स्ट्राइक को नाकाम करने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम मुस्तैद किए गए। पूरे ईरान में टैंक, ड्रोन और मिसाइल लॉन्चरों को जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में सुरक्षित छिपा दिया है। उन्होंने कहा, आप सैन्य समीकरणों से सोचते हैं, लेकिन हमारा जवाब इतिहास के तर्क से होगा। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो 250 वर्षों से जिस व्यवस्था पर अमेरिकी प्रभुत्व खड़ा है उसी की नींव हिल जाएगी। जब इस व्यवस्था के स्तंभ गिरेंगे तब ना कोई कमांड सेंटर बचेगा और ना लूटने के लिए कोई बस। और पेट्रियट की मिसाइलें खत्म होने के बाद से यूक्रेन भी रूस के आगे लाचार है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करना अब रूस के लिए बेहद आसान हो गया है। रूस जब चाहे, जहां चाहे सटीक प्रहार कर सकता है, लेकिन फिर भी यूक्रेन का हौसला कायम है। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति से रूस को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के एंगल्स बेस और कई तेल ठिकानों को फिर निशाना बनाया गया है। इस बीच यूक्रेन ने एक नया ड्रोन बना लिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के नए ड्रोन को गिराने के लिए रूस को भी तकनीक को अपडेट करना होगा।
रूस ने यूक्रेन के 635 ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के 4 तेल ठिकानों को टारगेट किया। एंगल्स बेस और वाइल्ड बेरीज के गोदाम निशाना बने। यूक्रेन की स्काईफॉल कंपनी ने नया ड्रोन बनाया। नए ड्रोन की रेंज 600 किलोमीटर रहने वाली। ये ड्रोन 40 से 50 किलो के विस्फोटक से हमला करेगा। दिसंबर तक हर महीने 1000 ड्रोन बनाए जाएंगे। ड्रोन का नाम P1 सन जेट किलर। इसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें AI संचालित टर्मिनल गाइडेंस दी गई है, जो इंसानी आंख से भी तेज गति से दुश्मन के टारगेट को लॉक कर लेती है। ये ड्रोन रूस के जेट इंजन वाले ड्रोन को हवा में नष्ट कर सकता है। रूस ने शनिवार रात मिसाइलों का पता लगाने के लिए A-50 सर्विलांस विमान का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलों का पता लगाने के लिए इन विमानों को भेजा गया था। यूक्रेन की फ्लेमिंगो मिसाइलें ड्रोन की तरह ही बहुत नीचे उड़ान भरती। और रूस का एंगल्स 2 बेस एक बहुत बड़ा और अहम ठिकाना है, क्योंकि यहाँ रूस के Tu-160 बॉम्बर की तैनाती है। यही कई Tu-95 बॉम्बर भी तैनात हैं। इसके अलावा Tu-22 भी इस बेस पर रहते हैं। बॉम्बर्स की तैनाती के अलावा यहाँ बहुत बड़ा हथियार गोदाम है और जेट ईंधन रखने का डिपो है। ये रूस का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर सैन्य बेस है। एंगल्स बेस सारातोव से 14 किलोमीटर दूर है। ये शुरू से यूक्रेन पर हमले का सेंटर रहा है। रूस के इस बेस पर 3500 मीटर लंबा रनवे है, जिसकी वजह से बड़े बॉम्बर यहां से उड़ान भरते हैं और यूक्रेन पर हमले के लिए इस बेस का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। एंगल्स पर कई बार पहले भी हमले हो चुके हैं, इसलिए रूस ने इसकी सुरक्षा बढ़ाई थी। इसलिए यूक्रेन के हमले को नाकाम किया जा सका। समारा में भी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले हुए। ड्रोन धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। यहां की रिफाइनरी सेना के लिए तेल सप्लाई का केंद्र है। यूक्रेन के हमले से रूस का एक और तेल ठिकाना नष्ट हो गया। ड्रोन से ही रूस के उफा में 3 तेल रिफाइनरियों पर हमले हुए। क्रास्नोदर क्राई में 4 रडार सिस्टम पर हमला किया गया। यूक्रेन की सीमा से ये ठिकाने 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। और यूक्रेन ने काला सागर में भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। काला सागर में यूक्रेन ने रूस के यानिना नाम के कंटेनर टैंकर को निशाना बनाने के लिए नेवल ड्रोन यानी पानी में चलने वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के इस हमले से रूसी कार्गो जहाज डूब गया। यानिना जहाज पर सवार सभी 17 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के इस जहाज पर प्रतिबंध लगा था और इसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। क्रीमिया में 5 बार एयर अलर्ट सायरन बजा। क्रीमिया में 4 इलाकों से धमाकों की आवाज सुनी गई। क्रीमिया में ड्रोन के साथ मिसाइल हमले भी हुए।